ओके, तो इस वीडियो में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते हैं उनका पोजीशन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है या उसका डेरिवेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। उनका एंगुलर पोजीशन क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते कहाँ हैं, या स्क्रीन पे उनका सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या पोजीशन होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये डेरिवेशन करने से पहले इसके पिछले वीडियो में हमने जो एक चीज़ पढ़ी थी जो कि होता है हमारा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे जो पाथ डिफरेंसेस होने चाहिए वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिराइव करके दिखाया था। तो वो रिज़ल्ट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जहाँ से हमने बताया था यहाँ पे कि ब्राइट फ्रिंज अगर बनानी है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें करना है तो जो हमारा फेज डिफरेंस है, ठीक है, ये हमने देखा था कि फेज डिफरेंस जो है हमारा या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बेसिकली ये डेल्टा फाई जब 0 2 पाई 4 पाई या 6 पाई होता है तो बेसिकली क्या होता है कि एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मैक्सिमा से मैच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक। इसी को जो फेज डिफरेंस है हमारा डेल्टा फाई जिसको हमने जनरलाइज किया था 2 पाई एन से, ठीक है, इसको हम जो है पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का इस वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में आप डेल्टा फाई अपना 2 पाई एन डाल देंगे जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और डेल्टा एक्स जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके एन लैम्डा मिल जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है हमारा लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा पाथ डिफरेंस जो है यहाँ पे 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से हो सकता है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। हमने फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में क्यों कन्वर्ट किया, इसलिए क्योंकि लाइट सोर्स से लाइट का फेज क्या आ रहा है वो हम नहीं देख के बता सकते, बट ज्योमेट्री से हम पाथ डिफरेंस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही अभी हम इस डेरिवेशन में करने वाले हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने सेम चीज़ यहाँ पे क्या बताया था कि अगर डार्क फ्रिंज बनाना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस जो डेल्टा फाई वो पाई का होना चाहिए, ठीक है, या फिर पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 3 पाई 5 पाई 7 पाई। ऐसे होता है, ऐसा जब होता है तो क्या होता है कि एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मिनिमा से मैच करता है और मैक्सिमा मिनिमा कैंसिल आउट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज देखने को मिलता है। अगेन हमने यहाँ पे फाई जो था हमारा फेज डिफरेंस उसको जनरलाइज कर दिया था 2n+1 पाई में। 2n+1 आपको याद होगा मैथ से, जब आपको कोई ऑड नंबर बनाना होता है तो उसको आप 2n+1 के फॉर्म का लिखते हो, n जहाँ पे 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस तरह से डेल्टा फाई मिलेगा। अगेन हम डेल्टा फाई तो क्या मेजर कर नहीं सकते हैं लाइट सोर्स से, तो हम जो है फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ किए थे, हमारा डेल्टा फाई जो था 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, ठीक है, और इससे जो है हमारा डेल्टा फाई जो यहाँ पे हमारा 2n+1 पाई है और हम उससे डेल्टा एक्स इवेल्युएट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स जो है हमारा यहाँ पे n+12 लैम्डा आ जा रहा है। इसको हम बोलते कैसे हैं कि अगर जो पाथ डिफरेंस है आपका वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है हाफ वेवलेंथ का, ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आप यहाँ पे n जब डालेंगे तो आप जब n को 0 डालोगे तो आपको हाफ लैम्डा मिलेगा, 1 डालेंगे तो 3/2 लैम्डा मिलेगा एंड सो ऑन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 135 इस तरह से। ऐसा जब होता है तो क्या होता है कि जब बेसिकली आपके जो वेव्स होते हैं, जो दो वेव्स होते हैं वो आधे वेवलेंथ से शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आधे वेवलेंथ से शिफ्ट होने का मतलब क्या हो रहा है कि एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मिनिमा से मैच कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, डार्क फ्रिंज हमने देखने को मिलता है। तो मेन हमें यही दो चीज़ें याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n+12 लैम्डा। अभी ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डेरिवेशन में काम आने वाला है। ओके, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डेरिवेशन में सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अजम्पशन ये होता है कि जो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो हमारे दो स्लिट्स हैं S1 S2 जहाँ से रोशनी निकलने वाली है, जो हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेज होने वाले हैं, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस स्मॉल d है ये काफ़ी स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है। ये हमारा स्लिट है और ये हमारा स्क्रीन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस कैपिटल D है ये काफ़ी बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो स्लिट्स के बीच का गैप है। अब आपने अगर लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें जो यूजुअली जो स्लिट डिस्टेंस होता है वो 0.1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर आपका यूजुअली जो है ये आपका 10⁻⁻⁴ मीटर हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन जो है वो 1 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट 0.1 मिलीमीटर है और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है,
ठीक है, यूजुअली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग 100 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब 1 मीटर के आसपास डिस्टेंस रखते हैं, जिससे हमें फ्रिंजेस क्लियरली सेपरेटेड दिखाई दें। तो ऑब्वियसली 0.1 मिलीमीटर और 1 मीटर काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो ये जो अजम्पशन होता है, जो हम यहाँ पे इस डेरिवेशन में करने वाले हैं, ये एक्सपेरिमेंटली भी वैलिड होता है। ओके, अब क्या कहते हैं, सबसे पहले जो है हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको समझना काफ़ी आसान है। स्लिट S1 और S2 के बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, अगर वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं स्क्रीन पे, और S1 से पॉइंट P का डिस्टेंस और S2 से पॉइंट P का डिस्टेंस अगर आप देखोगे, आप चाहो तो ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इनके सारे साइड और सारे एंगल बराबर होंगे। अब मैं उसका प्रूफ नहीं दिखाने वाला, बट आप ज्योमेट्री से कर सकते हो। मेन हमारा समझने का मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो डिस्टेंस है S1 से P का डिस्टेंस, जिसको मैं x1 बोल रहा हूँ, और S2 से P का जो डिस्टेंस है, जिसको मैं x2 बोल रहा हूँ, ये दोनों डिस्टेंस x1 और x2 बराबर होंगे। मतलब सोर्स S1 से जो रे ऑफ लाइट आ रही है और सोर्स S2 से जो रे ऑफ लाइट आ रही है पॉइंट P पे, दोनों रेज ऑफ लाइट सेम डिस्टेंस x1 x2 ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x, मतलब x1 माइनस x2 का मॉड्यूलस 0 हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस आपका 0 हो गया। अब पार्ट डिफरेंस जब 0 था तो हमने पढ़ रखा था, पार्ट डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। तो जो सेंटर में एकदम, ठीक है, दोनों स्लिट्स के बीच का जो पॉइंट है, वहाँ से जब आप स्क्रीन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो सेंटर में आपको एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलता है, जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसको जो है हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है, या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। ओके, और इसका जो लोकेशन होता है वो मैंने बता ही दिया है कि दोनों S1 S2 स्लिट्स के एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट है, वहाँ से जब स्क्रीन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपको देखने को मिलता है। और इसका एंगुलर लोकेशन जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। अब ये एंगुलर लोकेशन उतना नहीं समझ आएगा क्योंकि इस डायग्राम में मैं एंगल अभी कोई बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, बट आप ऐसे समझ लो कि दो स्लिट्स हैं, उनके बीच का जो पॉइंट है, वहाँ से जब मैं स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट ड्रॉप करता हूँ, मान लो P प्राइम, तो ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब यहाँ पे P प्राइम जो है वो P पे ही आ रहा है, तो ये थीटा एंगल जो है आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर लोकेशन जो होता है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का 0 डिग्री होता है। बट अभी हम जो जनरल डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ आपको एंगुलर लोकेशन और अच्छे से समझ आएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये चीज़ समझनी है कि बीच में जो है हमारा वो ब्राइट फ्रिंज बनता है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। अब हम जो है जनरल डेरिवेशन करेंगे। तो अब जनरल डेरिवेशन में देखिए, यहाँ पे हमने सेम डायग्राम बनाया, बट इस बार जो है कोई और पॉइंट ले लिया है, सेंटर से थोड़ा ऊपर ले लिया है, वाई डिस्टेंस ऊपर ले लिया हमने। ठीक है, और क्या कहते हैं, दोनों स्लिट्स S1 और S2 के बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से जब आप इस पॉइंट से जब आप एक डैश लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ करी P तक, ठीक, तो वो जो एंगुलर दिखा रहा है वो एंगल हमारा थीटा है। इसी को मैं एंगुलर पोजीशन बता रहा था। एंगुलर पोजीशन जो है हमारा, हम मेजर करते हैं दोनों स्लिट्स के बीच में जो पॉइंट है, वहाँ से स्क्रीन पे जो कोई भी पॉइंट ले लो P, तो उसका जो एंगुलर पोजीशन होता है उसको हम थीटा से दिखाते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पे पॉइंट P प्राइम होगा मान लीजिए, तो यहाँ से आप ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे और जो भी एंगल थीटा आएगा वो इस पॉइंट P प्राइम का एंगुलर पोजीशन होगा। ठीक, और जो डिस्टेंसेस है वो भी हम जो है सेंटर से मेजर करते हैं। इस पॉइंट को जो है हम C नाम दे देते हैं, सेंटर नाम दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है उसको मैंने सेंटर C नाम दे दिया है। तो जो भी हम डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, वो वाई डिस्टेंस जो है वो सेंटर से मेजर कर रहे हैं। ओके, अब दोनों सोर्स S1 S2 से जो रेज ऑफ लाइट निकल के आ रही हैं, वो मान लीजिए ऊपर वाली जो रे है वो x3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और नीचे वाली रे जो है वो x4 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। पार्ट डिफरेंस जो है वो x3 माइनस x4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस तो मैंने पहले ही बता दिया है कि फेज डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना ईजी नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइट सोर्सेज S1 और S2 क्या फेजेस से वेव जनरेट कर रहे हैं। बट पार्ट डिफरेंस हम ज्योमेट्रिकली अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा अजम्पशन था, ये अजम्पशन मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो हमने अजम्पशन लिया था कि स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ये अजम्पशन अब काम आने वाला है। ये अजम्पशन अब क्यों हमारा हेल्पफुल होगा, वो इसलिए हेल्पफुल होगा कि बेसिकली यहाँ पे तो इस डायग्राम में तो ये स्क्रीन जो है वो स्लिट के काफ़ी पास है, बट एक्सपेरिमेंटली जब आप करोगे तो जो ये D है, कैपिटल D, हमने बताया था कि ये काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल d। तो ये स्क्रीन जो है एक्चुअली ये काफ़ी दूर होगी। मैं इसको यहाँ पे बना के भी नहीं दिखा पाऊँगा, ये स्क्रीन जो है काफ़ी दूर होगी। ठीक है, तो जब ये स्क्रीन काफ़ी दूर होगी तो जहाँ से जो रेज ऑफ लाइट इमर्ज हो रही हैं, या जो रेज ऑफ लाइट स्लिट S1 S2 से जनरेट हो रही हैं,
ठीक है, वो जब पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए यहाँ से वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। ठीक है, रीज़न ऑलमोस्ट पैरेलल क्यों होंगी, क्योंकि ये जो हमारी स्क्रीन है ये काफ़ी दूर है, यहाँ पे ये काफ़ी पीछे की तरफ होगी। तो स्लिट्स S1 S2 से जो जनरेट हो रही रेज हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी इनिशियली। हाँ, बाद में वो जाके किसी पॉइंट पी पे मिलेंगी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आपके पैरेलल रेज होते हैं वो कभी मीट नहीं करते, या फिर अगर वो मीट करेंगे तो वो इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी हमारे लिए जो है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल डी काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल डी। तो इनिशियली जो है ये रेज ऑफ लाइट ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट पैरेलल है। और यहाँ पे टू डिस्टेंट स्क्रीन, बहुत दूर हमारा जो स्क्रीन प्लेस होगा वहाँ पे वो जाके मीट करेंगी। ओके, अब जो S1 S2 रेज है, ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से भी जो ये एंगल होंगे थीटा, और ये एंगल भी थीटा ही होगा रफली। ठीक, तो जो एंगुलर पोजीशन है तो ये एंगल भी हमारा यहाँ पे इस तरह से थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी हमारा इस तरह से थीटा हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दो, ठीक है, तो ऊपर वाली रे और नीचे वाली रे में अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इस डायग्राम से आप देख के बताओगे, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि नीचे वाली जो रे है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ऊपर वाली रे को थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, नीचे वाली रे को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, वही हमारा पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, दोनों में एक रे को दूसरे रे से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, वही हमारा पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें x3 और x4 के एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें बस उनका डिफरेंस चाहिए। मतलब एक रे दूसरी रे से कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, मुझे बस उतने से मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों के पाथ लेंथ का, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं S1 से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ इस तरह से। ठीक है, S1 से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया। जब मैं S1 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये दोनों डिस्टेंस है, ठीक है, वो बराबर हो जाएंगे अब। ठीक है, अब ये दोनों रेज जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। जो नीचे वाली रे है उसको बस ये एडिशनल जो डिस्टेंस है, ये जो इतना सा डिस्टेंस है उसको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है नीचे वाली रे को, ये एडिशनल डिस्टेंस उस रे को ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो यही हमारा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज़ आवर पाथ डिफरेंस। ठीक, यही हमारा पाथ डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे हैं। डेल्टा एक्स कितना है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सिंपल है, यहाँ पे जो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था वो आपका स्मॉल डी था, ये आपको पता ही है। ठीक, अब यहाँ से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है, आपको पता होगा जो दो रेज ऑफ, अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उन पे बीच में ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक, या फिर अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है अगर एक लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो दूसरे लाइन के साथ भी 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। ठीक, बेसिकली आपके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता था कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका जो है इतना सा एंगल जो है ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है 90 डिग्री आना चाहिए। एंड फाइनली क्या कहते हैं, ये जो डैश्ड लाइन थी ये हमारे स्लिट से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो डैश लाइन हमने ड्रॉ करी है ये हमारे स्लिट वाले जो है उससे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। ठीक, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा। आप इसको बना के देख सकते हो। ठीक है, ये एंगल आपका फाइनली थीटा आएगा। ओके, तो ये एंगल हमारा जो है फाइनली हमारा थीटा आ रहा है। इस पॉइंट को चाहो तो कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट को हम नाम जो है, मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए नाम दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। ओके, उस पॉइंट को नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं वो ट्रायंगल यहाँ पे फिर से बनाना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, तो वो मैं ट्रायंगल मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया। ट्रायंगल जो है मेरा S1 S2 और ये जो पॉइंट है जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था ए है। ठीक, ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। जो S1 S2 का लेंथ है वो मैंने बता रखा है, ये D है, और ये जो एंगल हमारा बन रहा था ये एंगल हमारा थीटा बन रहा था। हमें चाहिए क्या, हमें S2A चाहिए, या ये डिस्टेंस चाहिए जो कि हमारी डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है।
आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हो, ये आपका राइट एंगल है, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हमको S2A जो है ये थीटा के अपोजिट वाली साइड है, तो ये हमारी बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाएगी। और S1 S2 जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? साइन में आते हैं। तो आप साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। साइन थीटा जो है आपका परपेंडिकुलर आपका S2A हो जाएगा, ओवर हाइपोटेन्यूज आपका जो है S1 S2 हो जाएगा। S2A जो है आपका पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, जो हमें कैलकुलेट करना है, और S1 S2 जो है वो स्लिट्स के बीच का गैप है D, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स जो है आपका D साइन थीटा आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा डेरिवेशन जो है वो फाइनली हमारा ये रिजल्ट दे रहा है कि अगर आप थीटा एंगल पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे जो रेस पहुँच रही हैं थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे, एंगुलर पोजीशन थीटा पे जो दो रेस पहुँच रही हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो D साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब आपकी रे, मान लीजिए आपकी रे कोई यहाँ पे आ रही है, ये थीटा एंगल पे यहाँ से एक रे आ रही है और यहाँ से एक रे आ रही है, मान लीजिए पॉइंट P प्राइम पे। तो इन दोनों रेस के बीच में जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, ठीक, वो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि D साइन थीटा के बराबर होगा। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस आपको पता ही है, और एंगुलर पोजीशन जो भी आपका एंगुलर पोजीशन, मान लो 5 एंगुलर पोजीशन है, तो यहाँ पे जो पॉइंट पे जो रेज आएंगी उनका जो पाथ डिफरेंस है वो D साइन फाई या D साइन थीटा, जो भी एंगल आप ले रहे हो उसके बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है कि किसी भी एंगुलर पोजीशन पे हमारा जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो D साइन थीटा फॉर्मूला से आएगा। पाथ डिफरेंस हमें पता चल गया। अब जो है हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पोजीशंस हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यह भी पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, ठीक, हमारे प्रीवियस लेक्चर से या प्रीवियस डेरिवेशन से। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आपको याद होगा, हमने ये डेरिवेशन का दिखाया था आपको भी पहले। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। बट अभी हमने कैलकुलेट किया कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो D साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया कि पाथ डिफरेंस जो है वो D साइन थीटा के बराबर होता है। तो इन दोनों से हम बता सकते हैं कंबाइन करके कि डेल्टा एक्स n लैम्डा और डेल्टा एक्स D साइन थीटा है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि D साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर होगा। ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा जो है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है। या इस थीटा एंगल पे जहाँ पे आपका जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होगा, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने बताया था कि डेल्टा एक्स जो है आपका क्या होता है। अगर आपको याद होगा, डेल्टा एक्स जो है वो λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, या फिर अगर डेल्टा एक्स जो है आपका n+12 लैम्डा होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला बना के दिखाया था। तो डेल्टा एक्स जो है आपका ये होना चाहिए। अगेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एक्स आपको पता है कि D साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा D साइन थीटा इज इक्वल टू n+12 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप n की अलग अलग वैल्यू डालोगे, इन दोनों फार्मूले में आप n की अलग अलग वैल्यू डालोगे, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अलग अलग एंगल्स मिलेंगे। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, आपको अलग अलग एंगल मिलेंगे जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या मतलब है मेरे कहने का? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, चलिए हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला आप फॉर्मूला ले लेंगे। फार्मूला जो है आपका वो D साइन थीटा जो है n लैम्डा के बराबर है। मतलब साइन थीटा जो है वो मेरा आ जाएगा n λ/d आ जाएगा। अब n हमने बताया था, n यहाँ पे आपका 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो सकता है इस तरह से। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे एक बार मान लीजिए आपका साइन थीटा जो है वो 0 डाल दोगे n को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरे केस में जब आप साइन थीटा n को 1 डालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू λ/d आ जाएगा।
2 डालेंगे तो साइन थीटा जो है वो आपको 2 लैम्डा बाई डी मिल जाएगा। और फिर यहाँ से आप अलग अलग थीटा निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट केस में थीटा जो है आपका साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा खुद 0 डिग्री होता है। थीटा 0 डिग्री ये आपको कौन सा केस मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस मिल गया। कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेंट्रल मैक्सिमा, अगर आपको याद आया होगा। एंगुलर पोजीशन जब आपकी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होती है तो वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा को रिफ़र करता है। ऑब्वियसली मैक्सिमा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, तो देख सकते हो कि यहाँ से हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले से ही दिखा दिया कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो n इज इक्वल टू 0 के केस के लिए आप देख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनता है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पहले बता रहा था। अब शायद ये उतना क्लियर हो गया होगा कि जो एंगुलर लोकेशन है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंट्रल मैक्सिमा का, वो कहाँ से आ रहा है। ओके, और फिर इसी तरह से अलग अलग एंगल आप निकाल सकते हो। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी आ जाएगा। ठीक है, थीटा की और वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई डी। अब ये अलग अलग एंगल हैं जिससे आप निकाल सकते हो। सेंट्रल मैक्सिमम हमने निकाल दिया, बट ऐसे कई एंगल्स आएंगे। एन की जितनी वैल्यू आप लेते जाओगे उतने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आपको थीटा मिलते जाएंगे। इनको बेसिकली हम जो एन होता है यहाँ पे, ये हमारा, हम इसको कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस होता है कि यहाँ पे हमें कौन कौन से पोजीशन पे हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं। अच्छा चलिए, पहले मैं यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा वाला बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर हम ले लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंगुलर पोजीशंस। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, n इज इक्वल टू 1 डाल देंगे, n इज इक्वल टू 2 डाल देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस में d साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लैम्डा आ जाएगा। दूसरे केस में हमारा d साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा आ जाएगा, d साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आप करते जा सकते हो। यहाँ से आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यहाँ से आपको साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी मिलेगा, यहाँ से आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी मिलेगा, एंड देन आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू, इसको हम थीटा 1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है ब्राइट फ्रिंज का, या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, तो साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी। ठीक है, उसी तरह से थीटा 2 इसको हम बोल दे रहे हैं क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, एन इज इक्वल टू 2 है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब लैम्डा और डी की वैल्यू पता होगी तो आप फिर ये कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला जो केस होता है वो स्पेशल होता है। हमने बताया था कि वो सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है, उसको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। बाकी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, इस तरह से आएगा आपका। डार्क फ्रिंज का भी एंगुलर पोजीशन आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, बट यूजुअली जो है हम जो भी अब चीज़ें डील करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंजेस से हम डील करते हैं। बट डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला होता है, जो कहीं भी अगर डार्क फ्रिंज का कोई क्वेश्चन आया तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये पैटर्न दिखता कैसे, पैटर्न देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये पैटर्न जो है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह से आपका दिखता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन इस डायग्राम में कैसे दिखाया जाएगा, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का जो एंगुलर पोजीशन है, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है आपको बता रखा है कि जो एन, यहाँ पे एन वैल्यूज़ जो है, ये एन वैल्यूज़ ये चीज़ होती हैं। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंजेस का ऑर्डर आपको बताता है। n इज इक्वल टू 0 जो है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग होता है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है यहाँ पे आपका ये चीज़ है, ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर थीटा 1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, S1 S2 स्लिट्स के बीच का जो पॉइंट है वहाँ से आप फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन ये है, तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी, ये एंगल हमारा थीटा 1 होगा। ठीक है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए थीटा 2 क्या होगा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज ये, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए ये एंगल आपका थीटा 2 होगा। तो इस तरह से जो है जो एंगुलर पोजीशन है वो ये होता है। ठीक है, तो डायग्राम में एंगुलर पोजीशन जो होता है उसका मतलब जो है वो ये होता है। तो इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो 3 बार बना दे रहा हूँ।
और सेम चीज़ जो है आपका, जो सेम पैटर्न ऊपर बनता है वही सेम पैटर्न नीचे भी बनता है, ठीक है, क्योंकि आपका सेटअप जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, मतलब ऊपर और अपर हाफ और लोअर हाफ सेम है, तो वो सेम पैटर्न बनता है हमारा, ऊपर जो बनता है वही नीचे भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से, अगर ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है आपकी, तो ये एंगल जो थीटा 1 है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी, जो एंगल थीटा 1 ऊपर होगा वही एंगल थीटा 1 नीचे भी होगा, ठीक है। तो अगर कोई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कह रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि वो सेंटर लाइन से पहली ब्राइट फ्रिंज ऊपर या नीचे उसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है, दोनों सेम होती हैं। सेकंड ब्राइट फ्रिंज अगर कोई कह रहा है तो ये वाली इसका हो गया, इसका एंगुलर पोजीशन थीटा 2, अगेन आपको फार्मूला पता है कि ये साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई डी से ये एंगल थीटा 2 आप निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। उसी तरह से थीटा 3 निकालना है अगर आपको, तो फिर उसका फार्मूला जो है साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई डी हो जाएगा। एन की वैल्यू आप डालते जाइए और थीटा की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे ऑब्वियसली जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है तो इसका तो ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा 0 बोल दो, थीटा 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, ओके। तो ये हमारा जो है एंगुलर पोजीशन आ गया। अगर एग्जाम में एंगुलर पोजीशन निकालने आता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज का या डार्क फ्रिंज का, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर बोल रहा है कि जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताइए जो आपका सेकंड, मान लीजिए सेकंड आपका ब्राइट फ्रिंज है उसका एंगुलर पोजीशन बताइए, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू 2 है, और ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है मतलब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वेवलेंथ और डी आपको दिया रहेगा, थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम इस तरह के देखेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। अभी फ़िलहाल जो है हम डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं, एक दो चीज़ और छोटी छोटी बचती है वो बता देते हैं हम। ये हमारा आ गया। अब इसके बाद जो है ये तो एंगुलर पोजीशन की बात हो गई, ठीक है, कि स्लिट्स का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से स्क्रीन पे कितने एंगल पे आपका ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बन रहा है, वो एंगल की बात हो गई, ओके। अब ज़रा स्क्रीन पे जो पोजीशन है वाई, मतलब सेंट्रल फ्रिंज से कितना ऊपर या कितना नीचे कोई ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बन रहा है, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एंगुलर पोजीशन की बात हो गई है, ठीक। अब ज़रा जो वर्टिकल पोजीशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन में क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा की तो बात हो गई, ये पोजीशन जो वाई है कि मतलब सेंटर लाइन से कितना ऊपर या कितना नीचे आपका ब्राइट या डार्क फ्रिंज बन रहा है, ये वाई का भी कैलकुलेशन ज़रा हम देख लेते हैं, ओके। तो वर्टिकल पोजीशन हम बोलेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे ये जो डायग्राम है, अच्छा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम ज़रा रिमूव कर देते हैं 1 मिनट के लिए, आएंगे हम इस चीज़ पे वापस, फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, ओके। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं वर्टिकल पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की, ठीक है। एंगुलर पोजीशन हो गया, वर्टिकल पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो कोई भी डिस्टेंस जो है ब्राइट या डार्क फ्रिंज की वो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा से मेजर करी जाती है, ठीक है। ऑल पोजीशंस या ऑल वर्टिकल पोजीशंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ओके। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से हम मेजर कर रहे हैं, डायग्राम ज़रा सा हम वापस वहाँ पे कॉपी करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री हमें चाहिए। और जो वर्टिकल पोजीशन है उसको ऑब्वियसली हम वाई से दिखा रहे हैं। सी जो है हमारा, मैंने उसको जानबूझ के सी बोला था क्योंकि ये हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है। अब y जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर आप ये डायग्राम में इस ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करें, ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करिए, ठीक है। स्लिट्स के बीच का जो पॉइंट है उसको हम कुछ m बोल दे रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। मिडिल पॉइंट m बोल दे रहे हैं, ठीक है।
तो आप ट्रायंगल फोकस करिए, ट्रायंगल आपका MPC, ये जो ट्रायंगल है इस पर वगैरह फोकस करेंगे। हमको y चाहिए, ठीक है। y जो है आपका PC है, और जो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, C से M का डिस्टेंस, ये आपका D है। तो आपको थीटा के सामने वाली साइड और थीटा के बगल वाली साइड आपको पता है, तो मतलब हमको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। थीटा हमें कैलकुलेट करना है अगर, तो आप tan थीटा यूज़ कर सकते हो इन ट्रायंगल MPC, ठीक है। tan थीटा जो है आपका आ जाएगा CP/CM, ठीक है। CP आपका y है और CM जो है आपका d है। तो tan थीटा हमारा आ गया, y/d आ गया यहाँ से हमारा। पर अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अजम्पशन हमारा क्या था, वापस से अजम्पशन हमारा क्या था डेरिवेशन में, कि हमारा जो y है वो हमारा काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू d, ठीक। y काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू d, दैट इम्प्लाइज जो ये रेशियो होगा y/d का, हाँ, तो आप अगर दोनों साइड d से डिवाइड करेंगे तो जो y/d है वो वेरी वेरी स्मॉल देन 1 होगा, ठीक है। y/d वेरी वेरी स्मॉल देन 1 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये जो रेशियो है ये काफ़ी स्मॉल है। रेशियो काफ़ी स्मॉल होने का मतलब, अगर ये रेशियो काफ़ी स्मॉल है तो वो जो एंगल थीटा है वो भी काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे y/d जो है आपका वेरी वेरी लेस देन 1 है, ओके, तो दैट इम्प्लाइज़ कि जो वो एंगल थीटा है वो काफ़ी छोटा है, और वो थीटा एंगल काफ़ी छोटा होगा भी, क्योंकि आप ये सोचो ना कि ये जो डिस्टेंस d है ये 1 मीटर के ऑर्डर का है, जबकि इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 0.1 मिलीमीटर जैसा है। तो यहाँ से इंटरफेरेंस पैटर्न, ये स्क्रीन बहुत दूर होगी, यहाँ से जो मैं एंगल बनाऊँगा छोटा सा एंगल बनेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज़ स्मॉल। अब जब थीटा स्मॉल एंगल होता है तो आपको फिजिक्स का जो जनरल हमारा अजम्पशन होता है, ठीक है, जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये अजम्पशन आप लगा सकते हो। जब थीटा स्मॉल एंगल होता है तो ये ट्रू होल्ड करता है, ओके। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप बोल रहे होगे कि ये साइन थीटा टैन थीटा थीटा क्यों बराबर किया जा रहा है, या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसका यूज़ ये है कि अभी ध्यान दो, ऑल्दो हमने टैन थीटा को कैलकुलेट किया था, टैन थीटा जो है हमारा y/d आया था, ठीक है, बट हमें एक्चुअली चाहिए क्या था, हमारा वर्टिकल पोजीशन निकालने के लिए हमें एक्चुअली साइन थीटा चाहिए था। क्यों? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के फॉर्मूले में हमारा साइन थीटा था, बट अब हमने बोल दिया कि हमारा जो साइन थीटा था वो तो हमारा क्या कहते हैं, थीटा जो है स्मॉल एंगल है, तो साइन थीटा टैन थीटा के बराबर होगा। तो अभी इन दोनों फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को टैन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, सेम चीज़ भाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, साइड बाय साइड कर दे रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा था, ठीक है। ऊपर डेरिवेशन में हमने बताया कि क्योंकि सिंस हमारा अजम्पशन ये है कि जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज है एज़ कम्पेयर टू स्लिट्स के बीच का गैप, देन ऑब्वियसली हमारा जो थीटा एंगल है वो काफ़ी छोटा होगा। साइन थीटा को हम टैन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो साइन थीटा को यहाँ पे मैंने टैन थीटा से रिप्लेस कर दिया एन लैम्डा। बट टैन थीटा क्या है, टैन थीटा हमने अभी ज्योमेट्री से निकाल रखा है, टैन थीटा जो है वो y/d है, तो y/d को यहाँ पे डाल देंगे हम इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हमको y जो है सॉरी यहाँ पे d मैं मिस कर रहा था, हाँ, तो dy/d इज इक्वल टू एन लैम्डा है। y जो है यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एन लैम्डा d/d आ जाएगा, ठीक है। ये शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में देख भी रखा होगा, ये फॉर्मूला जो है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है फ्रिंज का वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। और इसको yn लिखेंगे, यहाँ पे n इसलिए लिख रहा हूँ कि nth ब्राइट फ्रिंज का जो है वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए काम आता है। जैसे nth ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या हो गया कि आपका जैसे जो n इज़ इक्वल टू, मान लीजिए अगर आपको n इज़ इक्वल टू 1 का वर्टिकल पोजीशन निकालना है, मतलब ये y डिस्टेंस निकालना है, तो आप n इज़ इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन मिल जाएगा, वर्टिकल पोजीशन आपको मिल जाएगा y,
ठीक है। एंगुलर पोजीशन आपको निकालना है, एंगुलर पोजीशन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, ठीक है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा वाले। एंड अगर आपको वर्टिकल पोजीशन निकालनी है, ठीक है, अपने ब्राइट फ्रिंज की, तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, वाई एन मतलब वर्टिकल पोजीशन फॉर दी एनथ फ्रिंज आपका एन लैम्डा डी बाय डी हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए वाई ज़ीरो जो है आपका, ऑब्वियसली आप एन यहाँ ज़ीरो डालोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन ज़ीरो ही होती है, क्योंकि हम वहीं से मेजर कर रहे हैं, वही हमारा ओरिजिन है, ठीक है, हम उसी से देख रहे हैं कितना ऊपर या नीचे कोई ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो ऑब्वियसली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन है, वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा बेसिकली ये हमारा ओरिजिन है, यहीं से हम मेजर कर रहे हैं चीज़ें। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी सेम चीज़ आप कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा डी साइन थीटा है वो एन प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा, ओके। साइन थीटा हमारा टैन थीटा के बराबर है बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। एंड देन फाइनली हमारा टैन थीटा जो है वो क्या था, वाई बाई डी था, इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। अगेन यहाँ से आपका वाई एन, अब यहाँ पे वाई एन जो वो एनथ डार्क फ्रिंज दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, एन प्लस हाफ, ठीक है, लैम्डा डी बाय डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एनथ डार्क फ्रिंज की वर्टिकल पोजीशन हो गई, ओके। डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का वर्टिकल पोजीशन का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। ये है आपका वर्टिकल पोजीशन ऑफ nth bright fringe as measured from central bright fringe ठीक है। एंड दूसरा वाला जो फॉर्मूला है आपका वो है आपका वर्टिकल पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज एज मेजर्ड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मेजर बाई सब कुछ आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ही होता है, वही आपका ओरिजिन होता है, ओके। अब जो डायग्राम है जो मैंने यहाँ नीचे बनाया था, अब आपको वो ज़्यादा सेंस बनाएगा ये चीज़, ठीक। तो अब इस डायग्राम में हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कि जो भी डिस्टेंसेस हैं वो आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कैलकुलेट करी जाती है, ज़ीरो से कैलकुलेट करी जाती है, कितना ऊपर या कितना नीचे आपका कोई फ्रिंज प्रेजेंट है। जो मैंने येलो कलर में बनाया है वहाँ पे वो येलो कलर जो है वो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ये वाली इस तरह से। नीचे भी सेम पैटर्न है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज। डार्क फ्रिंजेस क्या होती हैं, डार्क फ्रिंजेस जो हैं, जो ब्लैक कलर जहाँ पे मैंने येलो कलर नहीं लगाया है वो आपकी ऑब्वियसली डार्क फ्रिंजेस हैं। तो जैसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद, ठीक है, ज़ीरो मतलब जो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसके जस्ट बगल में ऊपर या नीचे, ठीक है, मतलब ये रीजन और ये रीजन, ये आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद आपको तुरंत फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, नहीं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद पहले डार्क फ्रिंज आएगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज आएगी, उसके बाद फिर आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट आते हैं, ब्राइट डार्क अल्टरनेट आ रहे हैं। क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज आपकी ब्राइट है तो उसके अगल बगल पहले आपके फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस आएंगे, फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस आने के बाद आपके फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बाद आपको सेकेंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, एंड सो ऑन, इस तरह से ये कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अब आपको देखो जो आपके ब्राइट और डार्क फ्रिंज हैं उनका वर्टिकल पोजीशन का फॉर्मूला, उनके एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला, दोनों हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एंगुलर पोजीशन का अगर आपको अलग अलग थीटा के लिए लिखना है तो इस तरह से भी बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे अगर आपको एंगुलर पोजीशन पता करनी है किसी ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है, तो आप पहले डी से डिवाइड कर दीजिए और फिर साइन का इन्वर्स ले लीजिए, तो थीटा एन आपको जो है, ठीक है, मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, थीटा एन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स एन लैम्डा बाय डी आ जाएगा, ठीक है, एनथ ब्राइट फ्रिंज के लिए। एंड द सेम वे एनथ डार्क फ्रिंज के लिए अगेन आप डी से पहले डिवाइड कर दीजिए और फिर साइन इन्वर्स ले लीजिए, तो थीटा एन फॉर एनथ डार्क फ्रिंज आपका एंगुलर पोजीशन जो है वो क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स, ध्यान दीजिएगा सब कुछ साइन इन्वर्स के अंदर रहेगा, एन प्लस हाफ लैम्डा बाय डी, इस तरह से आ जाएगा,
ठीक है। तो ये एंगुलर पोजीशन के भी फॉर्मूले जो है ये हो गया, आप लिख लेना इस तरह से, ठीक है। थीटा एन रिफर्स टू जो भी आपका ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज या ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज है, ठीक है। ये एंगुलर पोजीशन के लिए हो गया और ये आपका वर्टिकल पोजीशन के लिए हो गया, ठीक। लास्ट चीज़ जो मुझे यहाँ बतानी है वो है फ्रिंज विड्थ क्या होता है, मतलब किसी फ्रिंज की चौड़ाई कैसे मेजर करी जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे मैंने यहाँ पे आपको देखा होगा थोड़ा सा चौड़ाई है इसकी, थोड़ी विड्थ है, उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। जो बीटा मैंने बना रखा है यहाँ पे वो एक्चुअली आपका फ्रिंज विड्थ है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से दिखाते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या टू सक्सेसिव मिनिमा को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, ठीक है, या और मिनिमा, आप किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम चीज़ आएगी, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक। तो कोई भी दो सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा ले लीजिए, उनके बीच का जो गैप होगा वो आपका फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे जो डायग्राम है हमने क्या कर रखा है, मैंने फर्स्ट और सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो है उनकी पोजीशन ले रखी है। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, सॉरी ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है एंड ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। उनके बीच का जो गैप है वो आपको फ्रिंज विड्थ देगा, ठीक। अब सक्सेसिव हम कोई भी फ्रिंज ले सकते हैं, ठीक है, सक्सेसिव होनी चाहिए बस, मतलब फर्स्ट सेकंड हो गया या फिर सेकंड थर्ड हो गया, या फिर जनरल अगर मुझे बोलनी है, ठीक है, जनरल मुझे अगर बोलना है तो वाई एन, अगर मेरा nth फ्रिंज जो है उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन अगर मुझे कोई भी दो सक्सेसिव फ्रिंजेस लेनी है तो वर्टिकल पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज क्या हो जाएगी, फॉर्मूला अभी हमने जस्ट डिराइव कर रखा है, nth ब्राइट फ्रिंज ले लीजिए, ठीक है। डार्क फ्रिंज के फॉर्मूले से भी आप करोगे सेम ही रिजल्ट आएगा, ब्राइट फ्रिंज वाले से बस इजी होता है कैलकुलेशन। ये आपकी होती है वाई एन जिसको हम बोलते हैं, और वो होता है आपका किसके बराबर, एन लैम्डा डी बाय डी के बराबर होता है। एंड इन द सेम वे वर्टिकल पोजीशन ऑफ एन प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सक्सेसिव लेना है तो कोई भी आप ले सकते हो, एन माइनस वन या एन प्लस वन सक्सेसिव होने चाहिए बस अगल बगल, ठीक है। तो एनथ ले लिया और एन प्लस वनथ ले लिया हमने, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वाई एन प्लस वन हो जाएगा, जो कि आपका n की जगह n प्लस वन आ जाएगा फॉर्मूले में, लैम्डा डी बाय डी आ गया। फ्रिंज विड्थ निकालना है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ बीटा जो होता है वो कोई भी दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का गैप होता है। तो मान लीजिए वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, ये सक्सेसिव हैं, अगल बगल के हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या बचेगा, केवल वो लैम्डा डी बाई डी बचेगा, ठीक है। एन कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज ऑर्डर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, एन पे नहीं डिपेंड कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सारे फ्रिंजेस जो हैं उनका विड्थ सेम होगा, सारे फ्रिंजेस सेम चौड़ाई के होंगे। एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एन प्लस वन जो है वो लैम्डा डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, प्लस लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, जो वन से आ रहा है, और माइनस एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास लैम्डा डी बाई डी बचेगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रिंज ऑर्डर, ठीक है। और ये केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है, ठीक है। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो फ्रिंज ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, कोई भी ब्राइट फ्रिंज ले लो, सबका जो थिकनेस होता है वो सेम होता है। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में जो बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, और फिर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाते हो जो थिकनेस होती है वो कम होती जाती है।
अगर आपने डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है। बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारे जो फ्रिंजेस होते हैं सबका थिकनेस जो है वो सेम होता है। तो ये आपका फ्रिंज विड्थ बीटा आ गया, इससे एक क्वेश्चन आया है तो मैं इसलिए मैंने ये बता दिया है। और एक और चीज़ होती है जिसको हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने वर्टिकल पोजीशन और एंगुलर पोजीशन बताया था, उसी तरह से फ्रिंज विड्थ हो गई कि किसी फ्रिंज की जो एक्चुअली क्या चौड़ाई है, ठीक है, एक्चुअली क्या चौड़ाई है बीटा जो हमारा फ्रिंज विड्थ है। उसी तरह से हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कोई फ्रिंज आपके इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसको हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अब मैंने ये बताया है तो उसको भी बता दे रहे हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को आप ऐसा कोई एंगल में मेजर कर रहे हैं तो हम इसको थीटा से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो बट एंगुलर पोजीशन से मत कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपकी क्या होती है? इट इज़ द एंगल सबटेंडेड by a fringe on the point between the two slits। मतलब दो स्लिट्स हैं, उनके बीच का जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे कोई फ्रिंज जो है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है। अब वो मैं इसी डायग्राम में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को कॉपी कर ले रहा हूँ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए ये डार्क फ्रिंजेस वाला नाम मैं हटा दे रहा हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, ब्राइट फ्रिंजेस से काम हो जाएगा। तो जो दोनों स्लिट्स के बीच का जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, जिसको हमने मिडिल पॉइंट एम नाम दिया था, इस पॉइंट पे कोई फ्रिंज कितना एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जैसे ये हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे मेजर करते हैं, वो होता है को किन्हीं दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का गैप, ठीक है। तो अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का गैप आपको मेजर करना है तो इसके अगल बगल के जो दो डार्क फ्रिंजेस हैं, ठीक है, उनके बीच का गैप आपको लेना है, ठीक है। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से आधा बीटा ऊपर और हाफ बीटा आपको नीचे इस तरह से लेना है, इस तरह से बीटा बाई 2 ऊपर, बीटा बाई 2 नीचे, या पूरा जो है थिकनेस ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस जो है वो आपकी बीटा होती है, या कोई भी फ्रिंज की आपकी थिकनेस जो है वो बीटा होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये थिकनेस पॉइंट एम पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, हमें वो देखना है, ठीक। तो ये एंगल जो है थीटा, जो कि हमारा फ्रिंज विड्थ है थीटा, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें ये पता है कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी थिकनेस जो है पूरी थिकनेस बीटा है, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज की पूरी थिकनेस बीटा है, हमें एंगल थीटा पता करना है। हमें ये भी पता है कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है, ओके। अब अगर आपको एंगल का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, एंगल का फॉर्मूला याद होगा, तो एंगल का फॉर्मूला जो है वो आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको याद दिलाऊँ मैं कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे ले लीजिए कोई सर्कल का कोई अगर आप पार्ट लेते हो तो उसको आर्क कहते हैं, आर्क लेंथ एल है, और अगर आपका ये रेडियस आर है तो ये थीटा जो होता है, ठीक है, एंगल का फॉर्मूला होता है ये थीटा जो है वो आर्क लेंथ होता है ओवर रेडियस। आर्क लेंथ यहाँ पे एल है और रेडियस आर है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा एंगल है, ठीक है, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, सॉरी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा जो है, थीटा आर्क लेंथ क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एल जो है, ठीक है, वो बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है। तो आर्क आपका यहाँ पे बीटा बन जा रहा है, और रेडियस जो है वो बेसिकली ये जो रेडियस है, ठीक है, पॉइंट से लेके आर्क का बीच का लेंथ, ये आपका जो है वो डी बन जा रहा है। ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डी है। तो बीटा ओवर डी जो है आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया। पर बीटा का फॉर्मूला आपको पता है पहले से, बीटा का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। बीटा जो है वो लैम्डा डी बाई डी है, तो हम बीटा को इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे। बीटा जो है वो लैम्डा डी बाय डी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कैपिटल डी ऊपर है, स्मॉल डी नीचे, एंड देन डिवाइडेड बाय कैपिटल डी वंस अगेन। तो फाइनली जो आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा है वो डी कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, वो लैम्डा बाई डी आ जाएगा, ठीक है। मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई डी। जो भी लाइट का वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हो वो लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको जो फ्रिंजेस हैं वो थोड़ी चौड़ी चाहिए, ठीक है, फ्रिंजेस अगर आपको चौड़ी चाहिए, चौड़े फ्रिंजेस के लिए लैम्डा आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा न्यूमरेटर में आ रहा है, तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज़ करिए, ठीक है। तो आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ, आपको जो फ्रिंजेस है वो चौड़ी दिखाई देंगी। चौड़ी फ्रिंजेस हम क्यों चाहते हैं? एक्सपेरिमेंटली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ये चाहते हो कि आपकी फ्रिंजेस थोड़ी चौड़ी हो, क्योंकि आपको आँख से दिखाई दे, ठीक है। एकदम पतला सा होगा तो दिखाई नहीं देगा। तो हमको यूजुअली वाइडर फ्रिंजेस चाहिए रहते हैं, विड्थ उसकी फ्रिंज की ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम ज़्यादा वेवलेंथ यूज़ करते हैं। अगर आपको लैब में याद होगा तो ज़्यादा वेवलेंथ मतलब जो हाईएस्ट वेवलेंथ होता है कलर का, वो रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है। रेड लेज़र आपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया होगा, यूजुअली रेड लेज़र या ग्रीन लेज़र यूज़ कराई जाती है। रेड लेज़र का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है ताकि फ्रिंज आँख से हमें दिखाई दे। एंड दूसरा, अगर आपको फ्रिंज आपको चौड़ी चाहिए तो आपका जो डी है, स्लिट विड्थ जो है वो कम से कम रखना चाहिए। तो स्लिट विड्थ भी आपको याद होगा कि जो डी है हमारा 0.1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। तो डी को हम जितना छोटा रख सकते हैं रखते हैं, और लैम्डा को हम जितना ज़्यादा रख सकते हैं वो रखते हैं। मतलब रेड कलर के फ्रिंजेस जो है वो देखना थोड़ा आसान होगा, ग्रीन कलर के फ्रिंजेस थोड़े पतले बनेंगे एज़ कम्पेयर टू रेड, एंड ब्लू कलर का या वॉयलेट कलर के फ्रिंजेस और पतले बनेंगे, तो उसका इंटरफेरेंस देखना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए लैब में आपको रेड लेज़र यूज़ कराई जाती है, एक रीज़न है। ओके, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सारा जो कैलकुलेशन डेरिवेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे दिखते हैं, उनको नेम कैसे किया जाता है, नंबरिंग कैसे होती है, वर्टिकल पोजीशन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की, एज वेल एज एंगुलर पोजीशन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की, ठीक है, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, सब बता दिए मैंने। इसके बाद वाले वीडियो में अब इन्हीं सारे फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ट्यूटोरियल में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी इतना रखते हैं।